तुम एग्ज़ाम में कॉपी कर सकते हो, पर सेल अपनी एग्जैक्ट कॉपी खुद बनाता है। 100% ओरिजिनल, नो चीटिंग। इसी कॉपी मेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राबिया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। क्या आप जानते हो कि एक इंसान, एक पेड़, एक जानवर, सब की शुरुआत सिर्फ एक सिंगल सेल से होती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि एक सेल कैसे ग्रो करता है, कैसे डिवाइड होता है और कैसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल साइकिल क्या होती है। ठीक है, सेल साइकिल का मतलब होता है एक सेल की लाइफ में वो स्टेज जहाँ सेल ग्रो करता है, डीएनए कॉपी करता है और फाइनली डिवाइड कर देता है दो डॉटर सेल के अंदर। सेल साइकिल 3 चीज़ों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीज़न। अगर ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए तो सेल सही तरह से डिवाइड नहीं करेगा। अब है फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के दो मेन फेसेस होते हैं, एक होती है इंटरफेस, एक होती है एम फेस। एम फेस को माइटोसिस फेस भी कहते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें के अंदर देखें तो 24 घंटे के अंदर जो सेल साइकिल होती है उसमें सिर्फ 1 घंटा एम फेस होती है और बाकी 95% जो होती है वो इंटरफेस होती है। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि ये रेस्टिंग फेस होती है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रिपेयरिंग फेस होती है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव फेस भी होती है, इंटरफेस को कहते हैं मोस्ट एक्टिव फेस। इंटरफेस के आगे 3 और सब फेसेस होती हैं, जैसे G1, S और G2 फेस। G1 को गैप 1 फेस भी कहते हैं। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसके अंदर सेल ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेट जो होता है सेल G1 के अंदर सेल रेप्लिकेट नहीं करता। सॉरी, G1 फेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, लेकिन डीएनए इनिशिएशन हो जाती है किसके अंदर, G1 फेस के अंदर। ठीक है, और नली का साइज़ बढ़ता है G1 फेस के अंदर, यानी सेल अपने आप को तैयार करता है और डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए G1 फेस के अंदर। अब है एस फेस, जिसे सिंथेसिस फेस भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और डीएनए का जो कंटेंट है वो 2C से 4C हो जाता है। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम देखें तो क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता, वो 2N से 2N ही रहता है, मतलब सेम ही रहता है क्रोमोसोम नंबर। एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट होता है किसके अंदर, एस फेस के अंदर। और ये पॉइंट याद रखना कि डीएनए जो होता है डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते, सिर्फ डीएनए का कंटेंट जो होता है वो डबल होता है। ठीक है, एस फेस के अंदर। अब है G2 फेस, जिसे गैप 2 फेस भी कहते हैं। सेल और ग्रो करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है G2 फेस के अंदर, सेल माइटोसिस के लिए रेडी होता है। अब है G0 फेस या क्विसेंट फेस भी जिसे कहते हैं। कुछ सेल डिवाइड करना जो होता है वो बंद कर देते हैं, जैसे हार्ट सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, और वो सेल जो होते हैं वो क्यूसेंट फेज़ के अंदर चले जाते हैं या G0 फेज़ के अंदर। ये सेल G1 से बाहर निकल जाते हैं और उधर ही एक छोटी सी फेज़ आती है साथ में, जिसे कहते हैं G0 फेज़, और उसमें चले जाते हैं। सेल G0 फेज़ के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अब है एम फेस, जिसे माइटोसिस फेस भी कहते हैं। एम फेस में एक्चुअल डिवीज़न देखने को मिलता है हमें, इसे इक्विटेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट और डॉटर क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये सेम रहते हैं। एम फेस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अगर हम स्टेज देखें माइटोसिस की, जैसे कैरियोकाइनेसिस की हम स्टेज देखें, इसके अंदर जो होता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। प्रोफेस हम पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रोफेस जो होता है इसके अंदर क्रोमोसोम जो होता है क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, और हर क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है प्रोफेस के अंदर, और स्पिंडल फाइबर और एस्टर बनाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं प्रोफेस के अंदर। ठीक है, अब है मेटाफेस। मेटाफेस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी जो है वो क्लियरली अपीयर होता है मेटाफेस के अंदर, और मेटाफेजिक प्लेट भी देखने को मिलती है इसमें। और अगर कोई पूछे कि क्रोमोसोम को अगर हमने स्टडी करना है तो बेस्ट स्टेज कौन सी है, तो वो मेटाफेस ही है। ठीक है, अब है एनाफेज। एनाफेज के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है ये स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। अब क्रोमेटिड जो होते हैं ये डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं और क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं एनाफेज के अंदर।
अब है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाती है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये रीअपीयर हो जाते हैं और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं टीलोफेज के एंड पर। अब है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म होता है ये डिवाइड हो जाता है, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनती है और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनती है और ऑर्गेनेलिज जो होती हैं डाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं साइटोकाइनेसिस में। और कभी कभी अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है हमें, जिसे कहते हैं सिंसिशियम। और इसकी एग्जांपल है कोकोनट का एंडोस्पर्म के अंदर सिंसिशियम कंडीशन देखने को मिलती हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें माइटोसिस की तो ये है ग्रोथ होती है मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोसिस से, सेल रिपेयर और रिप्लेसमेंट जो होती है वो भी माइटोसिस से होती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो होती है वो मेंटेन होती है माइटोसिस के द्वारा, प्लांट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ जो देखने को मिलती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वो भी माइटोसिस की वजह से ही होती है। और अब हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न है जो सिर्फ जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है मियोसिस। मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं और जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर 2n मतलब 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और ह्यूमन गैमेट्स के अंदर जैसे स्पर्म और ओवम के अंदर हैप्लॉइड गैमेट देखने को मिलते हैं जिन्हें n या 23 क्रोमोसोम होते हैं इसमें। अगर मियोसिस ना हो तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं और लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो मियोसिस जो है ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट काम करती है। एक क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखता है, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट करता है मियोसिस और इवोल्यूशन का बेस बनाता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के अगर हम बेसिक फीचर देखें तो इसमें 2 डिवीज़न हमें देखने को मिलती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सिर्फ एक ही बार होता है एस फेज के अंदर और फाइनल रिजल्ट के बाद अगर हम मियोसिस जब पूरी हो जाएगी उसके बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें मिलेंगे और डॉटर सेल जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे माइटोसिस के अंदर जो जेनेटिकली आइडेंटिकल थे पेरेंट सेल से और यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है। तो मियोसिस के अगर हम फेज देखें, मियोसिस 1 को कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, मियोसिस 2 को कहते हैं इक्विटेशनल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम मियोसिस 1 पढ़ेंगे। इस स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं मियोसिस 1 के अंदर और यहाँ जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 जो लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज भी होती है और ये नीट का फेवरेट पार्ट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर साल। प्रोफेज 1 की भी आगे 5 सब स्टेज होती हैं, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, जो लिप्टोटीन है इसके अंदर हम देखें अगर क्रोमोसोम पहली बार विजिबल होने लगते हैं लिप्टोटीन के अंदर, क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम थिन थ्रेड जैसे दिखते हैं लिप्टोटीन के अंदर। अब है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। इस पेयरिंग बनने के प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। जो पेयरिंग होती है उसे कहते हैं साइनेप्सिस। पेयरिंग के टाइम एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनता है? ज़ाइगोटीन के अंदर। ठीक है, पेयरिंग भी होती है ज़ाइगोटीन के अंदर। अब है पैकिटीन जिसे क्रॉसिंग ओवर स्टेज भी कहते हैं। हर बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड क्लियरली अपीयर होते हैं और इसलिए इसे टेट्राड स्टेज भी कहते हैं। और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन के अंदर देखने को मिलती है और पेयरिंग ज़ाइगोटीन के अंदर देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है अगर हम देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है रिकम्बिनेज। ठीक है, अगर कोई पूछे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये हमें कौन से मियोसिस के अंदर कौन सी स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो ये है पैकिटीन। अब है डिप्लोटीन जहाँ पर स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसअपीयर हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम थोड़े अलग होने लगते हैं और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है वहाँ से नहीं अलग होते, वहाँ पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं क्याज़मेटा। ठीक है, और अगर हम देखें oocyte और oocyte ह्यूमन देखें, ह्यूमन के अंदर जो oocyte पाए जाते हैं उसके अंदर हम देखें तो डिप्लोटीन स्टेज होती है वो मंथ या ईयर्स तक चल सकती है। ठीक है, अब है डाइकाइनेसिस जहाँ पर क्याज़मेटा जो होता है वो टर्मिनल एंड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं डाइकाइनेसिस के अंदर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और डाइकाइनेसिस को कहा जाता है मेटाफेज 1 की प्रिपरेशन इसी डाइकाइनेसिस के अंदर होती है। ठीक है, अब है मेटाफेज 1 जहाँ पर बाइवेलेंट और इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये
होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। और ओरिएंटेशन जो होती है मेटाफेज 1 के अंदर रैंडम होती है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में भी जेनेटिक वेरिएशन ये भी बढ़ाता है, ठीक है। अब है एनाफेज 1, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज 1 के अंदर। सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो साथ रहते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं एनाफेज 1 के अंदर। ये एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन इसे कहा जाता है एनाफेज 1, ठीक है। अब है टीलोफेज 1, जहाँ पर क्रोमोसोम पोल पर पहुँचते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, साइटोकाइनेसिस होती है टीलोफेज 1 में। और इसके बाद जो रिजल्ट में 2 हैप्लॉइड सेल हमें देखने को मिलते हैं टीलोफेज के एंडिंग में। अब एक छोटी सी स्टेज आती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, जिसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस, जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटी सी स्टेज है ये। अब देखते हैं मियोसिस 2। ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही देखने को मिलता है हमें। इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। प्रोफेज 1 के अंदर अगर हम देखें प्रोफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, स्पिंडल अपरेटस जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। और मेटाफेज 2 फिर देखें अगर हम, तो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, सेम ऐसे ही है जैसे माइटोसिस में था। तो स्पिंडल मेटाफेज 2 के अंदर स्पिंडल फाइबर भी काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बन जाती है मेटाफेज 2 के अंदर। एनाफेज 2 जो होता है यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं। अब ये डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं एनाफेज 2 के अंदर। और अब है टीलोफेज 2, जहाँ पर क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें देखने को मिलते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फाइनल आउटकम देखें तो डिवीज़न मियोसिस के अंदर कितनी थी, दो डिवीज़न थी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हुआ, सिर्फ एक ही बार मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर वो भी हुआ। और डॉटर सेल कितने लास्ट पर हमें मिले, 4, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। और जेनेटिक मेकअप जो था वो डिफरेंट था, जो लास्ट पर हमें 4 डॉटर सेल मिले उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट था, ठीक है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें मियोसिस की, तो इसमें जो स्पीशी के क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो मेंटेन होते हैं मियोसिस के द्वारा। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है मियोसिस के द्वारा। इवोल्यूशन का बेस भी मियोसिस ही बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें देखने को मिलती है हमें मियोसिस। तो मियोसिस जो होती है ये सिर्फ डिवीज़न नहीं होती, ये वेरिएशन की फैक्ट्री होती है और लाइफ की कंटिन्यूएशन का बेस है। अब एक सेल से शुरू होकर पूरा इंसान बन जाना ये कोई मैजिक नहीं है, ये सेल डिवीज़न ही है। जहाँ पर माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इस प्रोसेस को ही ग्रोथ कहते हैं या रिपेयर कहते हैं। और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक स्टे मोटिवेटेड एंड पढ़ते रहिए ऐसे ही। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।